more stable. एक बार मैं वापस समझा रहा हूं. For exothermic reaction, heat is evolved, that is delta H is less than 0. अभी डेल्टा एच का मतलब क्या है? टोटल एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स. इसका मतलब एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स. तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स. अगर मैं बात करूं, समझो मैंने बात किया, लेट अस कंसीडर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन. क्या होता है? हीट इज एब्जॉर्ब, है ना. ये सब कुछ किया है हम लोगों ने ऑलरेडी. इसको हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं चीजों को. डेल्टा एच यहां पे क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा. तो यहां पे क्या होगा? टोटल एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स ग्रेटर देन टोटल एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स. तो इसका मतलब यहां पे प्रोडक्ट्स आर लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट्स. तो अभी इन दोनों चीजों को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऐसे पता चलता है कि ऑब्वियसली ना एक नेचुरल टेंडेंसी हम लोग बोल सकते हैं कि जहां पे स्टेबिलिटी रहेगा वहां पे रिएक्शन जाएगा. जैसे भी एक्सोथर्मिक का मैं एग्जांपल बता रहा हूं वो ये है. एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? बहुत सारे एग्जांपल्स है. पहला एग्जांपल देखो, NaOH. जस्ट ना अभी लेक्चर चालू होते समय हम लोगों ने देखा था HCl, that gives you what? NaCl plus H2O. अभी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है. बिसाइड दैट अगर मैं बात करूं कंबशन रिएक्शंस, सो कंबशन में शुरुआत में मुझे देना पड़ता है, हीट मुझे सप्लाई करना पड़ता है. बट एक बार वो बर्निंग चालू हो गया तो बर्न हो जाता है ना. सो आई कैन से कार्बन सॉलिड कोक को अगर मैंने बर्न किया, देन व्हाट आई एम गेटिंग? CO2 गैस. अभी ये भी रिएक्शन ऑटोमेटिकली होता है. एक बार मैंने उसको क्या दिया. अभी देयर आर सम एंडोथर्मिक रिएक्शंस. सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होने चाहिए. बट लेट अस कंसिडर फ्यू अदर एग्जांपल्स. देखो, एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल देखो. फर्स्ट एग्जांपल है, ये है आइस, है ना. अगर मैंने रूम टेम्परेचर पे इसको रखा तो क्या बनता है? वाटर. अभी ये रिएक्शन क्या है? वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना. दूसरा, अगर मैं बात करूं वाटर, आई राइट दिस वे, H2O liquid changes to H2O vapors. अभी ये भी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है. बट आइस को अगर मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा तो वो हीट एब्जॉर्ब करके क्या करता है? मेल्ट करता है ना खुद को. मतलब ये जो मेल्टिंग प्रोसेस है, ये मेल्टिंग प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियसली हो रहा है. वाटर अगर मैंने बाहर रख दिया, अभी गर्मी के मौसम में अगर बाहर रख दिया, सुबह मैंने एक कटोरे में पानी रख दिया, रात को और शाम के समय अगर मैंने उसको देखा तो उसमें कुछ नहीं रहेगा, पानी गायब हो गया. कहां पे गया अभी ये पानी? फिर इवेपोरेशन हो गया. मतलब इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. समझ रहे हो? तो इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि एंथैल्पी, मतलब एंथैल्पी इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस.
ओके, ये सब रिएक्शंस एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक, ये सब रिएक्शंस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ये सब रिएक्शंस क्या है, स्पॉन्टेनियस। समझ में आया सबको? हाँ, तो अभी तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सब्सटेंस? So the criteria for the spontaneity of the substance is the disorderness. तो मैंने ये बताया था तुम लोगों को, आइस है जहाँ पे पार्टिकल्स आर टाइटली हेल्ड टुगेदर, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। देखो जैसे मैं उसको लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा तो ये बन जाएगा क्या, थोड़ा सा लूज हो जाएंगे, सो दे स्टार्ट मूविंग नाउ। और जब वो वेपर हो जाएगा तो रैंडमनेस और ज्यादा रहेगा, डिसऑर्डरनेस सबसे ज्यादा रहेगा। शायद मैंने जाते जाते एक एग्जाम्पल दिया था अपने क्लास टीचर का, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये है अपना क्लासरूम, जब क्लास चालू है तब ये है क्लास, दो क्लासेस के बीच का जो ब्रेक होता है ना, ये वाला पार्ट, और जब रिसेस हो जाता है या स्कूल छूट जाता है तो ये वाला पार्ट। सो इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी दैट एवरी प्रोसेस मूव्स फ्रॉम less disorderness to more disorderness, less disorderness to more disorderness. Is that clear? Anybody having any doubt? Now the measure of disorderness or randomness is nothing but the entropy, okay, denoted by S, capital S. So entropy क्या है? Entropy is called as what? Measure of disorderness. Measure of disorderness or randomness, which is denoted by what? S. Greater the disorderness of the system, larger is the entropy. जरा लिखो जरा एक बार सब लोग, entropy का मतलब क्या है लिखो। Just put the heading entropy और उसमें लिखना the measure of disorderness or randomness. The measure of disorderness or randomness is called as entropy. The measure of disorderness or randomness is called as entropy, denoted by capital S. Denoted by capital S. हाँ, उसके नीचे ये वाला स्टेटमेंट भी लिख लो, greater the disorder of the system, larger is its entropy. चलो भी आगे जाते हैं हम लोग। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। सो जैसे मैंने बताया कि मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस है, तो व्हाट इज अ मेजरमेंट, वो अभी हम लोग देखने वाले। An entropy change of a system is equal to the amount of heat transferred to it in a reversible manner divided by the temperature. तो ये है एंट्रोपी चेंज का डेफिनेशन। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, क्योंकि क्यू रिवर्सिबल का यूनिट क्या है, जूल्स, टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन, इसलिए डेल्टा एस का यूनिट क्या हो गया, जूल पर केल्विन। एंट्रोपी और इट्स चेंज डेल्टा एस इज अ स्टेट फंक्शन, ऑब्वियसली देखो इज ए वेरी सिंपल, एंड डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम and not on the path followed by the system. ये लिख लो, लिखना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, उसमें डायरेक्टली लिखना डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, इसका यूनिट लिखना, बाद में ये वाला पार्ट भी लिखना, एंट्रोपी मतलब यहां तक लिखना। नाउ अभी ये ना इसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन है ना वो उसको समझो, ओके, बिकॉज ये एक्सप्लेनेशन अपने बोर्ड टेक्स्ट बुक में ही दिया है अच्छे से, ओके, बाकी किधर भी नहीं दिया है अच्छे से। अभी मैथमेटिकली अगर देखा जाए ना तो डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, मतलब अगर मैं हीट ऐड करूं तो डेल्टा एस बढ़ेगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग,
let us consider there is one system. Okay, एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, और अगर मैंने इसमें 100 किलो जूल हीट ऐड किया, कितना ऐड किया मैंने? 100 किलो जूल हीट ऐड किया है। दूसरा एक सिस्टम है जिसका मास सेम है, इसका टेम्परेचर है लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस, मास सेम है, उसके बाद नेचर ऑफ सब्सटेंस सेम सब्सटेंस है, सिर्फ इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। अभी इसमें मैंने 100 किलो जूल ऑफ हीट ऐड किया, तो मुझे बताओ एंट्रोपी चेंज सबसे ज्यादा किधर होगा, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? चलो देखते हैं। अभी देखो, वैसे देखा जाए तो तुम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में डालो, तुम लोग का आंसर मिल जाएगा। ये 100 है, ये 10 मतलब कितना हो जाएगा? 283 केल्विन हो जाएगा ना, बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा? 100 किलो जूल है डिवाइडेड बाय 273, बराबर है। मतलब मैथमेटिकली अगर करोगे तो भी तुम लोग को समझ में आएगा। ये क्या होगा डेल्टा एस, बताओ। यहाँ पे 100 है और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 373। और ऑब्वियसली ना, अभी इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है ना, तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज क्या रहेगा? कम। मैथमेटिकली मैंने ये अभी एक्सप्लेन किया तुम लोग को, मैथमेटिकली। अभी क्वालिटेटिवली कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखो। जब मैं बोलता हूं ये लो टेम्परेचर पे है और जब मैं हीट अप्लाई करूंगा तो लो टेम्परेचर पे है, इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डरलीनेस ज्यादा है, यहाँ पे ऑर्डरलीनेस, रैंडमनेस कम है, ऑर्डरलीनेस ज्यादा है, मतलब ये सिस्टम कम डिसऑर्डर है। तो जब मैं इसमें हीट ऐड करूंगा तो कम डिसऑर्डर से हम लोग ज्यादा डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एंट्रोपी क्या रहेगा? बहुत ज्यादा रहेगा। एट दिस टेम्परेचर, ऑलरेडी ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी रैंडमनेस काफी ज्यादा है। उसमें अगर मैंने हीट ऐड किया तो रैंडम मतलब चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है? अगर मैंने ये वाटर कंसीडर किया तो H2 एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड आई एम एडिंग 100 किलो जूल ना, ये क्या है? H2O वेपर्स हो गए ना, ये 100 डिग्री सेल्सियस मतलब। तो वेपर्स में ऑलरेडी डिसऑर्डरनेस है, उसमें अगर मैंने हीट ऐड किया तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, बट वो ज्यादा बढ़ेगा क्या? नहीं। समझ में आया कंसेप्ट? हाँ, विल रीड दिस पार्ट। हाँ, ये किसी को यहाँ पे कुछ डाउट है? देखो, मैं एक बार हम लोग पढ़ते हैं इस चीज को। When heat is added to a system, the molecular motion increases owing to the increase in their kinetic energies. This result in increase in molecular disorder, and thus entropy of system delta S is proportional to Q reversible. ये तो मैंने पहले ही बताया था। Now the effectiveness of the addition of heat to increase randomness depends on what? Temperature. If a certain amount of heat is added to a system at a higher temperature, then the disorder caused is lesser than caused by adding a same amount of heat is added to a system at a lower temperature. अगर सिस्टम लो टेम्परेचर पे है तो वहां पे डिसऑर्डरनेस ज्यादा रहेगा, इसलिए एंट्रोपी चेंज ज्यादा रहेगा। अगर सिस्टम हायर टेम्परेचर पे है तो वहां पे डिसऑर्डरनेस क्या होगा? चेंज, वो कम होगा, इसलिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? कम होगा। समझ में आया सबको? इज दैट क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये होमवर्क है तुम लोग का। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हीट। क्वेश्चन लिखो। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हीट and temperature on entropy change. Explain the effect of addition of heat and temperature on entropy change. ठीक है?
Yes. चलो अभी let us go for some more information about the entropy. इसमें भी देखा, ये भी देखा. Delta S is equal to what? S finals minus S initial. If S final is greater than S initial, then delta S is positive, and if S final is less than S initial, then delta S is negative. Entropy is an extensive property and a state function. Entropy change in a chemical reaction, delta S is equal to summation of entropies of product minus summation of entropies of reactant. Please write down this. ये लिख लो. Entropy change in a chemical reaction, delta S, is equal to summation of entropies of product minus summation of entropies of reactant. ये same है as that of the enthalpy. Factors affecting the entropy of system. Factors affecting the entropy of system. If delta Ng का मतलब क्या होता है? Number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactants is greater than 0, then delta S is also greater than what? 0. समझ में आ रहा है? Example, PCl5 gas gives you what? PCl3 gas plus Cl2 gas. तो अभी इसमें अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो देर आर 1 mole of PCl3 and 1 mole of Cl2. So number of moles of gaseous products greater than number of moles of gaseous reactants. ठीक है, इसलिए डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस भी इसमें क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा. यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ गैस, ये 3 मोल है, मतलब 4 मोल्स इधर हो गए और ये 2 मोल्स हो गए, डिक्रीज हो गया ना. सो डेल्टा एन जी इज लेस देन 0, डेल्टा एस भी क्या होगा? लेस देन 0 होगा. फिजिकल स्टेट, गैस का एंट्रोपी लिक्विड से ज्यादा होगा, लिक्विड का एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे रैंडमनेस सबसे ज्यादा है गैस में और सॉलिड में वो सबसे कम है. On increasing gaseous moles, entropy increases. On increasing temperature, entropy increases. Example, iron at 300 Kelvin और iron at 400 Kelvin, तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो गया? बढ़ गया, तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा. On decreasing pressure, S will increase. So देखो प्रेशर अगर डिक्रीज हो गया ना, तो इसका मतलब देयर इज अ मोर स्पेस अवेलेबल फॉर द रैंडमनेस, more space available for disorderness. ओके, एंड देयरफॉर देखो ये 5 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर हो गया, तो जैसे ही ये प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब मोर स्पेस इज अवेलेबल फॉर मोमेंट रैंडमनेस, इसलिए यहाँ पे डेल्टा एस क्या हो गया? पॉजिटिव. कोई भी मिक्सचर में सॉलिड सॉलिड रहे, लिक्विड लिक्विड रहे, गैसेस गैस रहे, एंट्रोपी हमेशा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्योर फॉर्म. और इसमें और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं, एंड दैट इज एंट्रोपी ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज मोर देन दैट ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल. ओके, यहां पे लिख देता हूं मैं जी पॉइंट. क्या? entropy, I'll say delta S is more for complex molecule than that of simple molecule. Example, entropy of acetic acid. Example, entropy change of CH3COOH is greater than entropy change of CH3OH. ओके, ये देखो ये सिंपल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ गया, डबल बॉन्ड वगैरह भी है इसमें, है ना? समझ में आया? ये जरा A to G पॉइंट्स लिख लो जरा फटाक से. टोटल एंट्रोपी चेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस. सो रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे इक्विलिब्रियम है, देयर इज एन थर्मल इक्विलिब्रियम. समझो ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम में का टेम्परेचर है T. क्योंकि देयर इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम,
यहाँ पे भी सराउंडिंग का टेम्परेचर भी क्या होगा, टी होगा। मैं अज्यूम करता हूं कि यहां से कुछ हीट रिलीज हो रहा है, वो किधर जाएगा, फिर सराउंडिंग में जाएगा, और जो हीट रिलीज हो रहा है उसको मैं बोल देता हूं क्यू। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होगा, क्योंकि क्यू हीट बाहर जा रहा है तो ये हो जाएगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, टेम्परेचर टी। यस। अभी सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, मैं इसको डेल्टा एस डैश मानता हूं। Now, since the heat is released from the system, it is absorbed by the surrounding. Understand the language. Since the heat is released by the system, it is absorbed in the by the surrounding. तो इसका मतलब Q सेम रहेगा, सिर्फ उसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जैसे मैंने बताया दोनों में थर्मल इक्विलिब्रियम है, देयर इज नो चेंज इन अ टेम्परेचर, टेम्परेचर सिस्टम और सराउंडिंग का सेम है। तो अभी मुझे ये बताओ डेल्टा एस टोटल का मतलब यूनिवर्स होता है। डेल्टा एस टोटल कितना हो जाएगा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, सो डेल्टा एस डैश। अगर मैंने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। ये देखो आ गया। That means in any equilibrium process, delta S total is equal to what? Zero. In any equilibrium process, delta S total is equal to what? Zero. Understood? ये लिख लो जरा. Write down this part. अभी समझो प्रोसेस इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो उसमें डेल्टा एस टोटल क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। So let us consider same kind of a system. यह है सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ T1 और सराउंडिंग का टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ T2। अब यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे इस सिस्टम के लिए what I am writing, T1 is greater than T2। तो हॉट बॉडी कौन सा है, ये हॉट बॉडी है, और सराउंडिंग क्या है, कोल्ड। तो हीट इज लिबरेटेड और हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, मतलब कैसे, ऐसे जाएगा हीट, क्यू हीट समझो निकल गया। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम ये देखो कितना आया, ये आ गया माइनस क्यू अपॉन T1, है ना। जो ऊपर क्या था वही हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या होगा, प्लस क्यू अपॉन T2। अभी टेम्परेचर यहाँ पे अलग अलग है। तो अभी मुझे ये बताओ डेल्टा एस टोटल और यूनिवर्स क्या होगा, डेल्टा एस टोटल एवढंच लिहायचं होतं। Now just focus here now. I am discussing a new topic now. Okay, write on that later one. So delta S total is equal to what, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होगा, माइनस क्यू अपॉन T1 प्लस क्या हो जाएगा, Q अपॉन T2। इज दैट क्लियर। अभी Q मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा आंसर बताओ, 1 अपॉन T2, करेक्ट, माइनस 1 अपॉन T1, करेक्ट। तो डेल्टा एस टोटल आगे मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा एस टोटल और यूनिवर्स इज इक्वल टू व्हाट, क्यू इनटू ब्रैकेट क्या होगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय क्या होगा,
T1 into T2. Everybody can see na? T1 minus T2 divided by T1 into T2. सही है, बट T1 इज ग्रेटर देन T2, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. Therefore what can I say here, delta S total is greater than 0. So for any spontaneous reaction, entropy of the universe और total entropy क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है. ये कैलकुलेशन समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? सो हम लोगों ने यहाँ पे दो प्रोसेसेस देखे. एक है रिवर्सिबल प्रोसेस, उसमें इक्विलिब्रियम होगा, तो डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा, 0. और इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, उसमें डेल्टा एस टोटल क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. अंडरस्टूड? डेल्टा एस टोटल क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. पहले वाले केस में डेल्टा एस टोटल क्या होगा, लेस इज इक्वल टू 0 होगा. तो अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब मैं अज्यूम करूंगा हीट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, वैसा कभी होता नहीं ना, तो इसलिए उसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं. तो उसमें डेल्टा एस टोटल क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा. समझ में आया? ये वाला पार्ट लिख लो. जिन लोगों ने ऊपर वाला पार्ट नहीं लिखा वो भी लिख लो, एंड देन राइट डाउन दिस पार्ट ऑल्सो. नाउ सो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था बिफोर द ब्रेक कि टोटल एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सल प्रोसेस, डेल्टा एस टोटल क्या होता है, 0 होता है. और टोटल एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा एस टोटल क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है. ठीक है, ये याद रखना. सो नाउ आई एम मूविंग अहेड. ये देखो, एंट्रोपी एंड द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस. The entropy change of a chemical reaction together with the entropy change of a surrounding determines the spontaneity of chemical process, okay, under given set of conditions. Delta S total is greater than 0, positive, the reaction will be spontaneous, and delta S total less than 0, negative, the reaction will be non-spontaneous. Delta S total is equal to 0 for equilibrium. ठीक है सर, अभी ये एक प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करते हैं हम लोग. क्वेश्चन देखो, विल डेल्टा एस बी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस, डिस्कस क्वालिटेटिव. क्या पूछा है, विल डेल्टा एस बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस, डिस्कस क्वालिटेटिवली. अभी ये है कुछ रिएक्शंस, तो मुझे बता अभी यहाँ पे क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा. हाँ, ये एग्जाम्पल्स है. मैं एक पहला एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाकी तुम लोग लिखो. देखो, पहले एग्जाम्पल में H2O सॉलिड है और वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, H2O लिक्विड में. तो सॉलिड में डिसऑर्डरनेस कम होता है, लिक्विड में डिसऑर्डरनेस क्या होता है, ज्यादा होता है. तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा एस क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. मतलब यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज होगा. क्यों इंक्रीज होगा, बिकॉज यहाँ पे डिसऑर्डरनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो लिखना क्या मैं बताता हूँ. तुम लोग को ये लिखना है, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 और इक्वल टू 0. उसका रीजन लिखना है. यहाँ पे रीजन क्या है, इंक्रीज इन डिसऑर्डरनेस. बताया था ना ऊपर, हम लोगों ने पॉइंट्स लिखे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिड का एंट्रोपी कम है देन लिक्विड देन गैस. ऐसे हर एक के लिए लिखते जाना है. वो पॉइंट सामने रखना और इनके आंसर्स करते जाना. चलो, मैं तुम लोग को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट करना सब लोग, एंड गिव मी द आंसर. मतलब ए के लिए पॉजिटिव,
बी के लिए नेगेटिव, वट एवर इट इज, जो भी कुछ रहेगा ऐसे लिखते जाना बाजू में और मुझे सेंड करना चैट में। जल्दी, हाँ, फास्ट। ओके। सो सब लोग देखो, अभी ध्यान दो, जिन लोगों ने किया वो जरा ध्यान दो। मतलब इसमें समझने लायक क्या था ये मुझे नहीं पता। मैंने तुम लोगों को बोला था कि ये चीजें सामने रखो, ये कितने लोगों ने सामने रखा था करते समय? देखो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous रिएक्टेंट्स, तो इसका मतलब वहां पे डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना? ढूंढना है उस रिएक्शंस में, कन्वर्जेंस में, कि देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous प्रोडक्ट ज्यादा है या कम है। ठीक है, इसके बाद ये देखना है वो सॉलिड से गैस हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, वो देखना है। अगर वो लिक्विड हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पे एंट्रोपी बढ़ेगा। वही मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ हर एक स्टेट। मतलब ये आना ही चाहिए तुम लोगों को करने के लिए। ये देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है, H2O सॉलिड चेंजेस टू H2O लिक्विड, डेल्टा एस पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है ना, तो मोर डिसऑर्डरनेस। दूसरे केस में लिक्विड से गैस जा रहा है, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अभी तीसरे केस में देखो, ये गैस है 1 मोल, ये गैस है 1 मोल, और ये भी गैस है 2 मोल्स। रिएक्टेंट में टोटल गैसियस मोल्स कितने हैं, 2 है। प्रोडक्ट में टोटल गैसियस मोल्स कितने हैं, 2 है। बराबर, बाकी कुछ मेंशन किया ही नहीं है। तो इसका मतलब गैसियस, मतलब यहाँ पे डिसऑर्डरनेस, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। हियर डिसऑर्डरनेस इज नॉट चेंजिंग, इसलिए डेल्टा एस इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये हाफ मोल है प्लस 3/2 मोल्स, मतलब ये कितना टोटल मोल्स हो गया, 1/2 प्लस 3/2, मतलब 2 मोल्स हो जाएगा। 2 मोल्स का कितना मोल्स बना, 1 मोल बना, मतलब डिक्रीज हुआ ना। डिक्रीज है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये देखो 2 मोल्स है, ये 1 मोल है, और ये लिक्विड है। बाय द वे वो देखने की जरूरत ही नहीं अभी। ये गैस है, ये गैस है, और ये लिक्विड है ना। मतलब गैस से लिक्विड बना, मतलब डिसऑर्डरनेस क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया, इसका मतलब डेल्टा एस इसका क्या होगा, नेगेटिव है। Cl2 गैस है, ये मॉलिक्यूल है, और ये एटम में कन्वर्ट हो गया। ये एक था, यहाँ पे 2 बन गए, मतलब यहाँ पे रैंडमनेस क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लिख लो आंसर्स ये सब। हाँ बोल रेवा, नाउ यू कैन स्पीक। सर जे एस सॉलिड है ना, सर आवाज आवाज नहीं येत आहे। तर जो सॉलिडचा जर एंट्रॉपी आहे ती लिक्विडच्या एंट्रॉपीपेक्षा कमी असते बरोबर. हाँ, तर मग मला वाटलं की समजा सॉलिडची लिक्विडपेक्षा कमी आहे तर मग त्यावेळेस ते नेगेटिव्ह झाला पाहिजे गॅस टू लिक्विड मध्ये. गॅस टू, लिक्विड मध्ये हो मग ते ई मध्ये आहेच ना निगेटिव्ह, इन ई। नाही नाही तसं नाही. हा फर्स्ट क्वेश्चन होता ना, हाँ, तो H2O सॉलिड लिक्विड, त्यामध्ये तो वस्तूचं फक्त गॅस पासून लिक्विड मध्ये जाते आणि गॅसची जी एंट्रॉपी आहे ती लिक्विड पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे अरे मग ते बट द कंपैरिजन इज बिटवीन दीज टू सिस्टम्स ना। हाँ This is solid on a reactant side. I am on हाँ converting into liquid na. हाँ So just imagine this way na. You are why are you not visualizing it? H2O solid मतलब क्या है? आइस है ना। हाँ तो आइस का लिक्विड होना इजी है या लिक्विड का आइस होना इजी है? आइसोलेट बराबर ना। सी व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनिटी ना, स्पॉन्टेनिटी का मतलब जो नेचुरली होता है वो ना। और जो जो चीजें नेचुरली होती है उसमें डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। अंडरस्टैंड? हाँ द नेक्स्ट पार्ट, आगे जाते हैं अभी हम लोग, ये कुछ नहीं देखना है अपने को। So the second law of thermodynamics, it states about the direction of flow of heat. All natural processes in a universe are irreversible processes, or natural processes are spontaneous.
और ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स दैट इज टोटल एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, दैट इज एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीजेस, सो डेल्टा एस टोटल क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, ये देखो ये स्टेटमेंट है यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का अपने टेक्स्ट बुक में। The second law of thermodynamics states that the total entropy of a system and its surroundings increases in a spontaneous process. Okay, so ये statement लिख लो और उसके नीचे ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है वो भी लिख लेना। क्या है, पहले लिखो, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेट्स दैट the total entropy of a system and its surroundings increases in a spontaneous process, और बाद में ये लिख लो। जो जो वीडियोस में सेंड करता ना उसको, मतलब अगर इवन इफ यू अटेंडेड अ होल लेक्चर ना, उसको देखना एक बार, सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ रिवीजन फॉर यू। ओके, और क्या होता है कि वो बार बार सुनने से वो गाने जैसा है ना, याद रह जाता है चीजें। और ऐसा ये एक कंसेप्ट देखो, इसके ऊपर ना बहुत पहले प्रॉब्लम भी पूछा गया था। हाँ, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये हो गया सबका ना। देखो ऐसा है, 2H2O गैस, सॉरी 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स यू डेल्टा 2H2O लिक्विड। डेल्टा S for this system is minus 327 joule per Kelvin and delta H is minus 572 kilojoule, both at 298 Kelvin. अभी ये क्वेश्चन देखने के बाद मुझे ऐसे लगेगा, अरे यहाँ पे तो डेल्टा एस नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। याद करो, रिकॉल इट, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, क्या हो गया, डेल्टा एस नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम। अभी यहाँ पे डेल्टा एस नेगेटिव है, बट याद रखना ये डेल्टा एस सिस्टम के लिए है, और एंट्रोपी of total or universe we have to calculate. Total entropy decides the spontaneity of the process. समझ में आया? तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? तो ये तो मैंने समझ लिया कि ये क्या है, सिस्टम का है। किसके लिए है? दिस इज फॉर द सिस्टम। दिस इज फॉर द सिस्टम। ओके, तो ये भी तो सिस्टम का ही है। तो इसका मतलब मैं इससे क्या फाइंड आउट करता हूं, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग फाइंड आउट करता हूं। कैसे? देखो ये माइनस साइन का मतलब क्या हो गया, दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड फ्रॉम द सिस्टम। तो इतना ही हीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ना, इतना ही हीट सराउंडिंग क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग क्या होगा, प्लस 572 किलो जूल। टेम्परेचर तो दिया है अपने को 298 केल्विन, तो डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर। अंडरस्टूड? यस, तो ये देखो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये देखो प्लस हो गया सही। हाँ, याद रखना ये किलो जूल में है और ये जूल में है, तो ये किलो जूल को कन्वर्ट करो जूल में। थर्मोडायनेमिक्स में मैं बार बार बोल रहा हूं, यूनिट्स यूनिट्स यूनिट्स, देखो यूनिट्स के ऊपर ध्यान दो। तो ये 572 इंटू 10⁻³ जूल हो गया, डिवाइडेड बाय 298 केल्विन। तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना हो गया, 1919 जूल। तो डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस 327 जूल पर केल्विन, वो डाल दिया, सराउंडिंग डाल दिया, देखो कितना है आंसर, प्लस 1592 जूल पर केल्विन। सो इट इज ग्रेटर देन जीरो, therefore this reaction is spontaneous। हाँ, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में, ठीक है। हाँ, ये बाद में तुम लोग होमवर्क में सॉल्व कर देना, मतलब लिख लेना बाद में, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ।
अभी जरा हम लोग ये एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे गिब्स एनर्जी। अच्छा ये लिखा है ना हम लोगों ने, ये लिखा है, ये वाली चीज लिखी है ना हम लोगों ने, ठीक है। हाँ अभी देखो गिब्स एनर्जी क्या है। As pointed out in the preceding section, it is necessary to determine delta S of system and delta S of surrounding for predicting the spontaneity of a reaction. We are more interested in the system. मतलब हम लोग को क्या करना है, सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो, बिकॉज सिस्टम इज इन आवर कंट्रोल, सराउंडिंग इज नॉट इन आवर कंट्रोल. So it is always advisable to determine spontaneity, because हम लोग spontaneity किसके लिए determine कर रहे हैं, we are determining spontaneity for the system. तो बात करो सिस्टम की ना, तो सिस्टम में क्या होगा चेंजेस, वो बात करने के लिए मुझे डेल्टा एस, एंट्रोपी इज नॉट द सफिशिएंट फैक्टर. तो अभी हम लोग एक एक चीजें एलिमिनेट करते जा रहे हैं. हम लोगों ने शुरुआत में एंथैल्पी को एलिमिनेट किया, अभी एंट्रोपी को एलिमिनेट, मतलब वी आर नॉट रिलाइंग ऑन एंट्रोपी नाउ. Okay, it is therefore convenient to consider the criteria of spontaneity in terms of thermodynamic properties of a system. This problem was solved by American theoretician J. W. Gibbs. He introduced a new thermodynamic property called as a Gibbs energy or Gibbs free energy. Now याद रखना, free energy doesn't mean liberated energy. Gibbs energy is called as non pressure volume type of work, non PV work और यूजफुल वर्क. वर्क डन के टाइम मैंने तुम लोग को बताया थे दो टाइप के वर्क्स होते हैं. एक वर्क कौन सा होता है, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी वाला. दूसरा वर्क होता है नॉन प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला. ओके, इलेक्ट्रिकल वर्क, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला वर्क. तो ये जो वर्क डन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजफुल वर्क. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यूजफुल वर्क. तो ये जो गिब्स एनर्जी है ना, इट इज नथिंग बट योर यूजफुल वर्क. Gibbs energy is defined as G is equal to H minus Ts. Now just see all of you. ये G Gibbs energy है, ये क्या है, एंथैल्पी. अच्छा ये मुझे कहां से मिला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से. और Ts, T टेम्परेचर, S क्या, एंट्रोपी, ये कहां से मिला, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो जो गिब्स एनर्जी है ना, गिब्स एनर्जी, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ. ओके, समझ में आ रहा है. अगेन गिब्स एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. It depends on the initial and final states of the system and not path followed by the system. Therefore, we can say delta G is equal to delta H minus T delta S. तो जरा प्लीज यहां से लिखना, ये लिख लेना, ये पूरा लिख लेना यहां से यहां तक. अभी जरा लिख लो क्योंकि इसकी जरूरत है, इसलिए मैं बोल रहा हूं लिखो. ये लिखो जरा, जो मैंने हाईलाइट किया है वो लिख लेना. देखते हैं गिब्स एनर्जी and spontaneity. Gibbs energy and हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, है ना. भी इसके आगे मैं डेल्टा एस ऑफ सिस्टम को सिर्फ डेल्टा एस बोलूंगा, ठीक है. तो ये क्या हो गया, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस
डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, अब मुझे ये पता है ना कि डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग is equal to what? Minus of delta h of delta h of surrounding divided by temperature। definition है ना अपना। now delta h of surrounding is equal to what? minus of delta h of system। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? minus of delta h of system divided by t, or I just say minus dh अपॉन टी। बराबर है, ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये वाले या इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो क्या होगा? डी एस टोटल इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? टी डेल्टा एस टोटल, है ना, इज इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच। क्या किया मैंने? समझा ना? दोनों साइड में टी से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम, ये सिस्टम के लिए है, माइनस डेल्टा एच। बराबर है, बट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बराबर है, तो इसका मतलब फॉर दिस, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? मतलब ये देखो, जरा ध्यान से देखना, इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट? टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच। अभी ये इक्वेशन में, मतलब इसको अगर मैंने इक्वेशन समझो, ये इक्वेशन मैंने 1 मान लिया और ये इक्वेशन मैंने 2 मान लिया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट कैन आई से? बोलो जरा, क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट? टी डेल्टा एस टोटल। बराबर है, और आई कैन राइट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, है कि नहीं? सो देखो, अभी एक नया रिलेशन मिला मुझे। तो इन जनरल अभी मैं क्या बोल सकता हूं? व्हाट कैन आई से हियर? बोलो जरा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर समझो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आई एम राइटिंग हियर फॉर प्रोसेस डेल्टा एस टोटल क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है ना। सो अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। सिमिलरली फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल क्या होता है? लेस देन 0 होता है। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा? डेल्टा एच इज जी इज ग्रेटर देन 0। फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा? डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब डेल्टा जी इज ऑल्सो इक्वल टू 0 ना। याद रखना, ये जो डेल्टा जी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? सिस्टम के लिए। सो अभी ये विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम हो गया अपना, है ना? लिख लो, ये जल्दी लिखो।
जहां जहां पे कैपिटल डी दिख रहा है तुम लोग को वहां पे क्या निकालना है, डेल्टा निकालना है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सो यहां पे मैं लिखता हूं डी इज नथिंग बट व्हाट, डेल्टा। हाँ, नहीं तो सर आपने वैसे ही दिया था। हाँ, जहां जहां पे डी है कैपिटल डी, वहां पे क्या, कैपिटल डी के जगह पे डेल्टा। ओके, ये अभी हम लोगों ने जस्ट नाउ किया, राइट। सो ये अभी तीन इक्वल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने किए। नाउ लेट अस कंसिडर वन टेबल। अच्छा, उसके पहले ये देखो, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। ऐसा है ना, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, जब मैं इक्विलिब्रियम बोलता हूं तो डेल्टा जी क्या हो जाता है, जीरो। तो एट व्हाट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, ये अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं जीरो ले लूंगा। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, here you have to check the units of delta H and delta S. Here you have to check the units of delta H and delta S. So इसका मतलब ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर के ऊपर अगर हम लोग जाए तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है या नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। ठीक है, एक बताना है मुझे। उसके बाद ये है गिब्स फंक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन AA प्लस BB गिव्स यू CC प्लस DD। ये अपना इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है। ये इक्वेशन याद रखना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। Q का मतलब होता है रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट का मतलब होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है रिएक्शन कोशेंट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलार कॉन्सेंट्रेशन। So product of molar concentration of product to the product of molar concentration of reactant, ये हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। प्रोडक्ट ऑफ मोलार concentration of product to the molar concentration of reactant. So delta G is equal to delta G naught plus RT ln this. At equilibrium delta G क्या होगा, जीरो। अच्छा, ये पार्शियल प्रेशर अगर दिया तो ये लिखना है एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो, देयरफॉर डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln Q बन जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। अगर वो गैसियस रिएक्शन है तो वो बन जाता है Kp। सो ये है इक्वेशन फॉर रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड, जी नॉट का मतलब स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। समझ में आया? एक लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, ये देखो चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया अपना, है ना। तो एक लास्ट टॉपिक थोड़ा सा देखते हैं, एक टेबल है एंड देन विल स्टॉप ओवर हियर। देखो ये जरा ये देखना। सो अपना इक्वेशन क्या है, यहाँ पे मैं ये इसको मैं एक्सप्लेन करता ऐसे, ये देखो। सो जस्ट सी ऑल ऑफ यू, अपना इक्वेशन क्या आया, इक्वेशन क्या आया था, डेल्टा जी is equal to डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, समझ में आया? अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो पहले मैं लिखता हूं डेल्टा एच के वैल्यूज। ठीक है, सो यहां पे मैं लिखता हूं डेल्टा एच के वैल्यूज, दिस आर ऑल डेल्टा एच। उसके बाद मैं लिखता हूं यहां पे मैं साइड में लिखता हूं डेल्टा एस के वैल्यूज। ये हो गया डेल्टा एस। ठीक है, अभी यहां पे मैं लिखता हूं टी डेल्टा एस।
ये हो जाएगा टी डेल्टा एस, एंड देयरफॉर लास्ट वाला जो वैल्यू है वो रहेगा इसका डेल्टा जी का वैल्यू। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये हो जाएगा डेल्टा जी का वैल्यू। ठीक है, चलो अभी वन बाय वन हम लोग देखेंगे। ये देखो, अभी अगर समझो मैं डेल्टा एच नेगेटिव बोल रहा हूं, ठीक है, डेल्टा एच क्या बोल रहा हूं मैं, नेगेटिव बोल रहा हूं, और डेल्टा एस मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं, तो टी डेल्टा एस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मुझे बताओ अभी डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, ये निगेटिव है, ये दोनों भी प्लस है ना, तो माइनस साइन वैसे ही रिटेन होगा, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, प्रोसेस इज spontaneous at any temperature, प्रोसेस इज spontaneous at any temperature। समझ में आया, ये वाला पार्ट समझ में आया सबको? हाँ, क्यों स्पॉन्टेनियस है समझा ना, स्पॉन्टेनियस इसलिए है क्योंकि डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, चलो अभी वापस ये माइनस ले रहा हूं मैं, अभी ये भी मैंने माइनस लिया, तो टी डेल्टा एस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, माइनस। अभी इसमें ना दो केसेस पॉसिबल है, डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है और डेल्टा जी पॉजिटिव भी हो सकता है। पहले हम लोग नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। देखो अगर ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच ज्यादा रहेगा देन मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस, तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव, है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये पॉसिबल कब है, यहां पे लिखता हूं मैं, यस व्हाट आई एम राइटिंग, मैग्नीट्यूड, सो वो मॉड्यूलस बोलते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच ओके इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस। तो जब ये रहेगा तब डेल्टा जी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये कब हो सकता है, एट लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कम रहेगा तो ये वैल्यू कम होगा ना, कम होगा मतलब वो डेल्टा एच से कम होगा, तो डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब डेल्टा एच माइनस 100 है और टी डेल्टा एस 90 आया, तो मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा एच ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अभी अगर दूसरा केस क्या होगा इसमें, ये पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा अगर ये पॉजिटिव है तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा एच, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच यहां पे क्या होगा, लेस देन मॉड्यूलस ऑफ टी डेल्टा एस। और ये कब पॉसिबल है, एट हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ये होगा, है ना, समझ में आया? ठीक है, चलो अभी तीसरा केस देखते हैं। तो तीसरा मतलब यहाँ पे तीन केसेस हो गए, एक्चुअली एक्चुअली देखो तो तीन केसेस हो गए। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, समझो डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब टी डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पे भी दो केसेस पॉसिबल है। माइनस कब होगा, माइनस बोलो, माइनस तब होगा जब मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच इज व्हाट, magnitude of delta H is less than magnitude of T delta S, बिकॉज ये पॉजिटिव है ना, तो ये निगेटिव ही रहेगा ना ये वाला पार्ट। ये कब पॉसिबल है, एट हाई टेम्परेचर। सिमिलरली
अगर ये पॉजिटिव है तो ये कैसे हो जाएगा, ये सीन हो जाएगा, बराबर है। एंड द लास्ट वन, यहां पे दो केसेस हो गए ना। अगर समझो ये पॉजिटिव है, सॉरी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो व्हाट आई विल से, प्रोसेस इज नॉन spontaneous at any temperature. Process is non-spontaneous at any temperature. ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग को याद रखना है। इसके ऊपर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है, एज वेल एज बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये मैं शेयर करूंगा स्लाइड तुम लोग के साथ। ठीक है, यहाँ पे अपना थर्मोडायनेमिक्स का थियरी वाला पार्ट खत्म हो गया। हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे, बराबर है, तो वो प्रॉब्लम्स भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे थोड़े, और नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा चैप्टर प्रॉब्लम्स के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज मैं होमवर्क भी तुम लोग को अपलोड करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स तुम लोग